सोचा है कभी एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी व्हाई दे आर सो इम्प्रूव्ड? प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इवन आर्किमिडीज जैसे फिलोसोफर ग्रीक सोसाइटी से होते थे, लेकिन ऐसा क्या सीक्रेट था जो चीज ग्रीक सोसाइटी की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया वो है ग्रीस की जियोग्राफिक लोकेशन। एक ऐसी लोकेशन जो मेडिटेरियन सी के पास था। यह जगह ट्रेड रूट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके कारण वेरियस आइडियाज सर्कुलेट होते थे ग्रीक जैसे सोसाइटी में। दिस इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड रिच ग्रीक थिंकिंग। ग्रीक बहुत हद तक ओपन था, जिसके कारण आज से 2000 साल पहले डेमोक्रेसी जैसा कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। आज मैं एक ऐसी जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ जो स्टार्ट तो हुआ था 1969 में एक ऐसी होप को एक्सप्रेस करने के लिए इसरो की फॉर्म में। इस टाइम पे इंडिया की फाइनेंशियल हालत अच्छा नहीं था, जिसके कारण इसरो ने अपने रॉकेट्स को बाइसाइकिल और बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्ट किया करते थे। यह सब बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च गगनयान मिशन। व्हाई दिस मिशन इज सो इम्पोर्टेंट? गगनयान मिशन एक ऐसी मिशन जो इंडिया के लिए पहली बार ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाला है, और इस मिशन की कुल लागत $1.1 बिलियन या फिर 10,000 करोड़ रुपीज है। दिस वाज द मिशन दैट ड्रीम्ड बाय नेहरू टाइप्स लीडर। तुम सोच सकते हो कि उस टाइम की लीडर्स की थिंकिंग कैसा होगा कि इसरो जैसे संस्थानों को बनाया गया था। आज मैंने कुछ पॉपुलर डिटेक्टर्स के बारे में रिसर्च किया था और मुझे एक ऐसा क्लू मिला जो मैक्सिमम डिटेक्टर्स यूज करके डिटेक्टर बनते हैं। डिटेक्टर मतलब एक ऐसी शासक जो लोगों की इमोशन को बेस करके अपने पावर को गेन करता है एंड पावर में आने के बाद लोगों को सताता है। फ्रॉम हिटलर टू मुसोलिनी एवरी डिटेक्टर फॉलोड दिस आइडिया। क्या है ये आइडिया और कैसे ये लोग यूज करके पावर गेन करते हैं? असल में ये शब्द है नेशनलिज्म। सो डिटेक्टर्स ऐसे इसको प्रेजेंट करते हैं जिससे ओपोनेंट से उनकी दुश्मनी है एंड ओपोनेंट्स आर द मेन एनिमी ऑफ देम। ऐसे वो लोग दूसरों को एनिमी दिखाते हैं जिससे मेजॉरिटी उसको सपोर्ट कर देती है। एज ए रिजल्ट डिटेक्टर्स पावर में आ जाते हैं। असल में वो लोग नेशनलिज्म को यूज नहीं करते। नेशनलिज्म के साथ जो इमोशन एसोसिएट होता है उसको यूज करके पावर गेन करते हैं। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? अगर तुम किसी से भी जाके पूछो, वो है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल चिपकाएगा। और तुम इस बात को वेरीफाई करने के लिए पुतिन और किंग जोंग उन जैसे लोगों के पास जाओ, वो भी तुम्हें ये कॉन्विंस करवाएंगे कि वो भी इस आइडिया को फॉलो करके लीडर्स बने हैं। एंड ये बात तुम बिलीव नहीं करोगे कि रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज में भी रेगुलरली इलेक्शन होता है एंड वहां की वोटर्स टर्न आउट 100% होता है। मतलब हर कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट आर दे डेमोक्रेटिक? नॉट, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, दे आर अंडर डिक्टेटरशिप। रशिया ने तो कुछ दिन पहले उसकी एक मेजर अपोजिशन लीडर्स को मार डाला है। डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां किसी को भी बोलने की आजादी है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबल टुवर्ड्स पब्लिक। जहां लोग सरकार के खिलाफ बोलने से डरते हैं, वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की साइन नहीं हो सकता। सबसे बदनाम तनाशा हिटलर ने कैसे 1939 से लेकर 1941 की इन 3 सालों में 9 कंट्रीज को इनोवेट कर दिया था, इंक्लूडिंग फ्रांस। एक सुपर पावर था एंड हिटलर ने फ्रांस को भी इनोवेट कर दिया था। क्या ऐसा स्ट्रेटेजी यूज करता था? लाइटनिंग वॉर। लाइटनिंग वॉर मतलब दुश्मनों को इतनी तेजी से हमला करे कि वो लोग रिएक्ट करने का भी समय ना ले पाए। तो इतनी तेजी से जब हमला करता था हिटलर, तब बहुत सारे कंट्रीज ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देते। हिटलर जो स्ट्रेटेजी यूज करता था उसको कहा जाता है ब्लिट्जक्रीग। यह वीडियो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की डार्क रियलिटी को एक्सपोज करने वाला है। सो क्या है वो चीज? तो तुम अगर पॉलिटिकल पार्टीज की मेन वर्किंग मैकेनिज्म पे जाओ, वो है फंडिंग, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो पैसा आना जरूरी है। वो पैसा कौन देता है? तुम अगर उसकी डाटा देखोगे तो उसमें ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा देते हैं। जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ जाती है, उसके बाद वो जिस कॉर्पोरेट सेक्टर ने पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दिया था उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। ट्विटर की यह पोस्ट इंडिया की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब कर सकती है। क्या है ये पोस्ट और कैसे ये इंडियन रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब कर सकती है? इंडिया जो वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एंड वी आर क्लेमिंग टू बेटर पावर सून। ऐसी टाइम पे ट्विटर की यह पोस्ट जो क्लेम करता है कि इंडियन गवर्नमेंट ट्विटर को फोर्स कर रही है कि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के ट्विटर अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए इंडिया के अंदर, ताकि वो लोग ट्विटर में एक्टिव नहीं हो पाए। एंड दिस मे बी द बिग क्वेश्चन मार्क्स इन इंडियन डोमिनेंस रिगार्डिंग जियोपॉलिटिक्स। एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री दिस कैन बी अफेक्ट अस। सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदलने वाला है। क्या है ये जजमेंट और क्यों पॉलिटिकल पार्टी इससे डरे हुए हैं? असल में साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंप्लीमेंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मतलब एक ऐसी मॉडर्नाइज सिस्टम जिसके माध्यम से डोनर अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे सकता है। ये तो नॉर्मल चीज है, कोई भी चाहे तो अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे सकता है। लेकिन इसमें एक चीज किया गया कि डोनर की आइडेंटिटी को हाइड किया गया, मतलब विदाउट रिवीलिंग इट्स आइडेंटिटी। एंड ये आइडेंटिटी हाइडिंग सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है, क्योंकि वोटर्स नहीं जान सकता राइट की इंफॉर्मेशन के माध्यम से कि उसकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंडिंग कर रहा है और कैसे ये पॉलिटिकल पार्टी उस इंसान की फायदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बताया कि 13 मार्च के अंदर जितने भी लोगों ने 2017 से लेकर 2024 तक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दिया है, उनकी डाटा को पब्लिक में अवेलेबल करवाने की बात किया गया है, जिससे पॉलिटिकल पार्टी डरे हुए हैं।
यूएस की फॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर बैकफायर करने वाला है। बात कैसे? सो एज वी नो, मिडिल ईस्ट में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उसकी मेन जड़ यूएस है। चाहे तुम तालिबान देख लो या इराक देख लो, तुम अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो उसमें तुम यूएस और ईरान के बीच की बहुत ज्यादा राइवलरी है। एंड यूएस कभी नहीं चाहता ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लेता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। एंड ऑलरेडी वो खत्म होने वाला है, क्योंकि ईरान की मिलिटेंट ग्रुप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लेता है तो उससे कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन हो सकता है। इस हिसाब से तुम कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स की डिप्लोमेसी मिडिल ईस्ट में खत्म होने वाला है।